हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। और इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, आपने जाना था आपका इम्यून सिस्टम एक्ट कैसे करता है। यहाँ पर अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चीज़ों को समझा है। यहाँ पर एक बार देख लीजिए और आपके पास टॉपिक कौन कौन से आए हैं, क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं। हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी है, डिजीज़ क्या होती हैं। आगे चल कर के कुछ डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में आप बात करेंगे, कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में आप बात करेंगे, कुछ प्रोटोजोन से होने वाले जो डिजीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे कैसे ये होती हैं, कैसे स्प्रेड होती हैं, क्या क्या इनकी लाइफ साइकिल होती हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट होगी जिन्हें हम आगे चल करके पढ़ेंगे। इसी के साथ आप इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। इम्यूनिटी को आपने समझा था दो टाइप की होती हैं, इनेट एंड एक्वायर्ड। और इसी के साथ हमने जाना था कि जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इम्यूनिटी किस प्रकार से काम करती है। सबसे पहले हमने कहा इनेट इम्यूनिटी वहाँ पर काम करेगी। जैसे कि आपने कहा कि जो सेलुलर बैरियर्स आपके पास आते हैं, जिसमें हम WBC की बात करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो वहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, एक बार इन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा WBC को देखिए, आपके पास यहाँ पर आपने नोट किया होगा। और हमने कहा जो WBC है वो आपके पास दो टाइप का आता है, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ध्यान रखिए, नाम आप चाहे हिंदी में पढ़ेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे सेम ही नाम आपके आएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट, जैसे कि मोनोसाइट को आप मोनोसाइट ही कहेंगे। ठीक है, लिम्फोसाइट को आप लिम्फोसाइट ही कहेंगे। इसके आपने कहा जैसे न्यूट्रोफिल्स है तो न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स ही आप कहेंगे। तो हमने कहा दो टाइप की हमारे पास आती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ध्यान रखिए कि हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट में तीन टाइप हमने देखे थे, एओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एक ग्रैन्युलोसाइट में हमने कहा मोनोसाइट होते हैं और लिम्फोसाइट होते हैं। आपने कहा न्यूट्रोफिल्स का एक टाइप आपने देखा फैगोसाइट, और मोनोसाइट का एक टाइप आपने देखा मैक्रोफेज। ठीक है, इन दोनों का काम जो है वो एक जैसा होता है ऑलमोस्ट। ये क्या करती हैं, पैथोजन को खाने का काम करती हैं। ठीक है, पैथोजन को क्यों खाएंगे, आपने कहा कि पैथोजन को ताकि वहां से जो इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है वो वहां पे ठीक हो जाए। डिफरेंस इतना है कि फैगोसाइट जो है वो छोटे होते हैं और मैक्रोफेज जो होते हैं वो बड़े होते हैं। अभी तक आपने इनकी फंक्शनिंग समझी है, लेकिन हमने कहा फैगोसाइट इतनी एक्टिव सेल्स होती हैं। आप जैसे जब आप सेल के बारे में बात कर रहे थे तो आपने कहा था यहाँ पर लाइसोसोम जो होता है। ठीक है, तो हमने कहा जो लाइसोसोम है उसे आप सुसाइडल बैग कह रहे थे, क्योंकि उसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग जो आपने कहा कि केमिकल्स थे, या उसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स थे जो क्या कर रहे हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है या वेस्ट मटेरियल है, प्रोडक्ट तो नहीं कहेंगे, आपने कहा जो वेस्ट मटेरियल है उसे डाइजेस्ट कर रहे थे। इन केस कोई ट्रेजेडी हो गई और आपने कहा कि जो सेल है सेल डैमेज हो गई, और अगर जो लाइसोसोम है वो फट गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इस केस में ये क्या करेंगे, पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। एक तो हमने वो चीज़ पढ़ी थी। एक हमारे पास हमने कहा जो यहाँ पर जो फैगोसाइट्स होते हैं या जो मैक्रोफाज होते हैं, ये बहुत एक्टिव सेल्स होती हैं। ये इतनी एक्टिव होती हैं कि ये क्या करेंगे, अपनी सेल्स को भी क्या वहाँ पे डैमेज करने लगती हैं या खाने लगती हैं। इस केस में क्या होता है कि अगर फैगोसाइट एक्टिव हो गए हैं तो फैगोसाइट खुद ही इनएक्टिव हो जाते हैं, या खुद ही क्या कर लेते हैं, खुद को किल कर लेते हैं, या खुद ही डिस्ट्रॉय वहाँ पे हो जाते हैं। फिर आप सोचेंगे अगर फैगोसाइट डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो हमारे इम्यून सेल्स तो खत्म हो रही है। देखिए, इम्यून सेल्स बनती रहेंगी, यही तो हमने कहा था। हमने कहा था कि जब भी यहाँ पर क्या हुआ, जो डेंड्रिटिक सेल्स थी, डेंड्रिटिक सेल्स जब यहाँ पर एक्वायर्ड जो आपका इम्यून सिस्टम है या एक्वायर्ड इम्यून सेल्स के पास जाता है, जिसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आती हैं, वहाँ पे सारी सेल्स एक्टिवेट नहीं होती हैं, सिर्फ वही एक्टिवेट होंगी जो उस पर्टिकुलर पैथोजन को किल करने में सक्षम होंगी, कैपेबल होंगी। ठीक है, अब फैगोसाइट्स क्या होती हैं, आगे चल के बात करेंगे कि फैगोसाइट और मैक्रोफेज का क्या होता है जब वो इन्फेक्शंस को वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। एक चीज़ हमने ये पढ़ी। दूसरा हमारे पास जो डायग्राम आया है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने कहा दो टाइप की होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
ह्यूमोरल में आपने कहा बी लिम्फोसाइट होते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपके टी लिम्फोसाइट होते हैं। टी लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स। एंड बी लिम्फोसाइट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें प्रोसेस किस प्रकार से हमने पढ़ा था, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। आपने कहा सूक्ष्म जीव बहुत जल्दी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा है। आपने कहा प्रजनन करेंगे, चाहे वो सेक्सुअली हो रहे हैं या एसेक्सुअली हो रहे हैं, वो प्रजनन करेंगे और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और इस प्रकार से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। साथ साथ ये टॉक्सिन भी रिलीज करने लगते हैं। जब टॉक्सिन रिलीज करेंगे तो आपने कहा एबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसे आप जानते हैं सिम्टम्स के नाम से, कि आपने कहा कोई भी डिजीज अगर हो रही है तो सिम्टम्स आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। अब जब यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिले, आपका इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। वहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो पैथोजन है, इस पे जो एंटीजन लगे हुए हैं, ये हमारे एंटीजन नहीं है, फॉरेन एंटीजन है। फॉरेन एंटीजन का मतलब होता है कि फॉरेन पार्टिकल, और अब इसे क्या करना है, नष्ट करना है। ठीक है, इम्यून सिस्टम की ये प्रकृति, ये जो नेचर होता है कि वो एकदम से क्या करता है, सक्रिय हो जाता है और किसी बाहरी जो पार्टिकल को फॉरेन पार्टिकल समझ करके वो एकदम से फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन तब तक जब तक आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव नहीं है। हमने कहा जो भी चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली अगर चले तो वो बेटर होती है। जैसे कि हमारे घर में कहते भी हैं कि अति अच्छी नहीं होती है, सेम वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है कि आपका इम्यून सिस्टम अगर हाइपर एक्टिव हो गया है, इट मीन्स कि वो किसी भी डस्ट पार्टिकल को पैथोजन मान ले रहा है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि हाइपर इम्यूनिटी या हाइपर इम्यून सिस्टम क्या होता है, क्या क्या इन चीज़ों, क्या क्या इस सिचुएशन में होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आपने नॉर्मली फंक्शनिंग है, ठीक है, प्रॉपरली एंटीजन को पहचाना जाता है, पैथोजन को पहचाना जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, हमने कहा फैगोसाइट। सबसे पहले आएंगे न्यूट्रोफिल से। फैगोसाइट तो छोटे होते हैं और ये इन्हें खाने का काम करेंगे। अब इन्हें ये इनफ नहीं है, ठीक है, वहाँ पर क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, तो मैक्रोफेजेस भी आएंगे। मैक्रोफेज जब से खाते हैं तो आपने कहा फिर भी इनफ नहीं है, क्योंकि अब तो ये सेल को भी इन्फेक्ट करने लगे हैं। तो अब क्या करेगा, जो मैक्रोफेज है वो एक सिग्नल या एक केमिकल रिलीज करेगा, केमिकल ही एज अ सिग्नल वहाँ पे यूज होता है। तो मैक्रोफेज एक केमिकल रिलीज करता है और ये जो केमिकल है ये एक सेल तक पहुंचता है, जिसे हम डेंड्रिटिक सेल्स कहते हैं या ब्रेन ऑफ इम्यून सेल कहते हैं। ब्रेन ऑफ इम्यून सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब हमने कहा हमारे पास फैगोसाइट थे, ठीक है, वो ठीक है, हमने कहा हमारे पास मैक्रोफेज है, वो ठीक है, लेकिन जो अब इसके बाद आपने कहा हेल्पर टी सेल्स बनेंगी या बी सेल्स बनेंगी, आपने कहा मेमोरी सेल्स जो हैं इस पैथोजन के लिए, या फिर हमने कहा यहाँ पर जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो बाद में बन रही है, तो इसलिए हम एक्वायर्ड कह रहे हैं, क्योंकि ये इनबॉर्न नहीं है। इस पैथोजन के लिए जो एंटीबॉडीज हैं या जो मेमोरी सेल है वो फ्रॉम बर्थ नहीं है, जन्म से नहीं है, वो बाद में बन रही है, इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो डेंड्रिटिक सेल्स है वो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आएगा टी लिम्फोसाइट के पास। ठीक है, टी लिम्फोसाइट में आप ये क्या करेगा, क्योंकि ये अपने पे क्या लेके जा रहा है, एंटीजन लेके जा रहा है, तो इनमें से सेल्स जो हैं वो कुछ सेल्स एक्टिवेट होंगे। कौन सी सेल्स, जो उस पर्टिकुलर पैथोजन को मारने में क्या होंगी, कैपेबल होंगी। अब 3 प्रकार की सेल्स हमारे पास आती हैं। हमने कहा सबसे पहले तो हेल्पर टी सेल क्या करेगा, जाएगा और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। पूरा देखिए, जो हेल्पर टी सेल है वो जाएगा और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। मेमोरी टी सेल क्या बनाएगा, इस पैथोजन के लिए मेमोरी सेल्स बनाएगा। मेमोरी सेल्स क्यों बनाता है, ताकि अगर ये पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में आता है तो हमें यहाँ पर इसे पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास मेमोरी सेल्स ऑलरेडी होंगी और हमारे पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी इसके लिए होंगे। तो इससे फायदा ये होता है कि इम्यून सिस्टम को फर्स्ट टाइम में जितना टाइम लगता है उतना टाइम सेकेंड टाइम में नहीं लगेगा। ठीक है, मेमोरी टी सेल बनी है। साइटोटॉक्सिक टी सेल ने क्या किया, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स गया और ये जो आपकी डैमेज सेल थी या इन्फेक्टेड सेल्स थी या फिर जो संक्रमित कोशिकाएं थी, उन्हें क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि इस सेल ने खुद पर क्या लगा लिए हैं, पैथोजन के एंटीजन लगा लिए हैं। ठीक है, ये सेल क्या हुई है, डैमेज हो गई है। इन्फेक्शन बढ़े ना, इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन काम कर रहा है, साइटोटॉक्सिक टी सेल काम कर रहे हैं। ठीक है, और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए कौन काम करेगा, आपने कहा बी लिम्फोसाइट की प्लाज्मा सेल्स करेंगी। तो बी लिम्फोसाइट में क्या करते हैं, मेमोरी बी सेल को बनाएंगे, प्लाज्मा सेल को बनाएंगे। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स को बनाती हैं। प्लाज्मा सेल्स जो है वो क्या बनाएंगे, यहाँ पे एंटीबॉडीज को बनाती हैं।
ठीक है। एंटीबॉडीज 3 प्रकार से बनाती हैं, एग्लूटिनेशन, ठीक है, अपसोनिजेशन और न्यूट्रलाइजेशन। ये 3 काम होते हैं किसके, एंटीबॉडीज के। एग्लूटिनेशन में एंटीबॉडीज क्या करेंगे, पैथोजन को होल्ड करती हैं, ठीक है, उन्हें पकड़ती हैं या जकड़ती हैं, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो एंटीबॉडीज हैं वो सिग्नल रिलीज करते हैं मैक्रोफाज के लिए कि वो आए और वहां पर अटैक करें एंटी जो पैथोजन पे, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन में जो एंटीबॉडीज है वो क्या करती हैं, जो भी टॉक्सिन उस पैथोजन के द्वारा रिलीज किया गया है उसे न्यूट्रलाइज करती हैं ताकि जो बॉडी है वो इन्फेक्शन से बचे और इन्फेक्शन वहाँ पे ठीक हो सके। ये 3 काम होते हैं एंटीबॉडीज के यहाँ, ठीक है। तीनों फंक्शंस आपने पढ़ लिए हैं, इतनी बातें क्लियर हैं कि तीनों के क्या क्या फंक्शंस यहाँ पर हैं। तो हमने कहा क्योंकि जो आपके जो साइटोटॉक्सिसिटी सेल हैं वो क्या करें, पूरी सेल को जो डैमेज सेल है उसे रिमूव कर रहे हैं, तो इसे आप कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बी लिम्फोसाइट के जो प्लाज्मा सेल है जो एंटीबॉडीज बना रही है, ब्लड और लिम्फ के द्वारा कहाँ जा रही है, इन्फेक्टेड एरिया में जाती हैं, इसीलिए इसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हमने कहा जान लेते कि क्या डिफरेंस है, क्यों यहाँ पे मेमोरी सेल बनती है। मेमोरी सेल का मतलब है कि देखिए हमने क्या बोला, वैक्सीनेशन क्यों कराया जाता है, आपने कहा ये एक चीज है जो नेचुरली हमारी बॉडी में हो रही है। एक तो ये है, एक होता है क्या हो अगर हम पैथोजन को अपनी बॉडी में खुद ही इंसर्ट करवा दें और वो इनएक्टिव फॉर्म में हो, माना कि वो इनएक्टिव फॉर्म में है लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इसी प्रकार से काम करेगा, उसके लिए सारी मेमोरी सेल बनेंगी, उसके लिए आपने क्या एंटीबॉडीज बनेंगी, साइटोटॉक्सिक सेल्स बनेंगी, और हमारा जो मेन यहाँ पे मोटो है वो क्या, मेमोरी सेल बनाना और एंटीबॉडीज बनाना उस पैथोजन के लिए। जैसे कि आपने कहा कि जब कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन हुआ था और बहुत सारी जो डिजीज हैं, या जब आप देखते हैं कि बचपन में टीकाकरण कराया जाता है, वैक्सीनेशन, कुछ वैक्सीनेशन कराए ही जाते हैं, जैसे कि पोलियो का टीका एड में आता है, 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो का टीका लगवाया जाता है। क्यों लगवाया जाता है, टीका का मतलब है कि वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है ताकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी आपकी बॉडी में हो और अगर वो पैथोजन आपकी बॉडी में आता है तो आपका इम्यून सिस्टम क्विकली वहां पे क्या करे, रिस्पॉन्स दे। क्योंकि देखिए आपकी बॉडी में अगर हम देख रहे हैं ये पूरी प्रोसेस होने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। आपने कहा क्या हो अगर ऑलरेडी एंटीबॉडीज हो और पैथोजन सीधा आया, सीधे एंटीबॉडीज ने होल्ड किया यहाँ पे और मैक्रोफाज ने इन्हें क्या कर दिया, खा लिया है, तो अब यहाँ पर आपने कहा सेल डैमेज नहीं होगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, पूरी सेल को यहाँ पे डैमेज नहीं करना पड़ेगा, पूरी जो सेल है उसे यहाँ पे रिमूव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये डैमेज ऑलरेडी डैमेज है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करती है, इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। क्लियर है इतना, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए अब हमने कहा कि ये जो सारी चीजें हुई हैं ये एक्वायर्ड का मतलब इसलिए है क्योंकि ये इनबॉर्न नहीं है, जो भी एंटीबॉडीज बनती हैं या किसी पैथोजन के लिए जो मेमोरी सेल बनती है वो बाद में बनी है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ लें कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और क्या चीजें हमने इनमें पढ़ी हैं, पढ़ लेते हैं। आपने कहा इनेट इम्यूनिटी क्या है, इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। आपने कहा जन्म से हमारे पास होती है और हमारे पेरेंट्स से हमें क्या होती है, इनहेरिट होती है, ठीक है। इट इज नॉन स्पेसिफिक, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनी हुई है, ऐसा नहीं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट एज फॉलोइंग टाइप्स, ये निम्नलिखित प्रकार की होती है जो हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, फिजिकल बैरियर हमने पढ़ा है जिसमें हमने स्किन की बात की है, ठीक है। अब ये सारी चीजें इसलिए कि आप क्या करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे अपने लिए। आपने कहा ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज नोट करना है, चीजों को समझिए, चीजों को पढ़िए और अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, ध्यान रखिए, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वहां पर और चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल बैरियर में हमने कहा फिजिकल बैरियर प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, एग्जांपल स्किन, एग्जांपल म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो म्यूकस कहाँ कहाँ होता है, आपने कहा यहाँ पे जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, आपने पढ़ा है यहाँ पर टिश्यू के बारे में, जब आपने पढ़ा है तो आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू होता है।
एपिथेलियल टिश्यू जो है उसका काम ही है कि लाइनिंग और कवरिंग को बनाना यहाँ पे। तो आपने कहा वहां पर म्यूकस होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस होता है। अच्छा, हमने बात की थी कि जब हमें कोल्ड होता है तो म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकलता है। वो एक्चुअली में क्या है, आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें क्या किया जा रहा है, जो भी आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है या आपकी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन हुए हैं उसे वहां से क्लीन किया जाता है। एक और चीज हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जब क्या हुआ, जब मैक्रोफेज और जो फैगोसाइट ने अपना काम पूरा कर लिया है तो अब क्या होगा। अब हमने कहा ये सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इतनी एक्टिव होती है कि अपनी सेल्स को भी कहीं डैमेज ना करने लग जाएं। तो जैसे ही इन्फेक्शन यहाँ पे ठीक होगा, जैसे इनका काम पूरा होता है, इनकी डेथ हो जाती है। मैक्रोफेज हो गया है या फैगोसाइट हो गया, इनकी डेथ हो जाती है। अब आपने देखा होगा कहीं पे जैसे पस बनता है, पस बनता है, जैसे चोट लगती है पस बनता है, जैसे पिंपल यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि जब आपको कोल्ड होता है तो आप म्यूकस निकलता है। ये सब चीजें क्या हैं, एक्चुअली में ये होते हैं आपके फैगोसाइट्स और आपके मैक्रोफाज जिनकी डेथ हो चुकी होती है। ठीक है, क्लियर है। तो अब ऐसा नहीं कहेंगे कि पस अगर निकल रहा है तो आप उसे छींची नहीं कहेंगे, ऐसा भी नहीं है कि वो अच्छी चीज है, वो है वेस्ट, लेकिन वो क्या है एक्चुअली में आपके फैगोसाइट्स होते हैं और आपके मैक्रोफाज होते हैं। अब पता चलिए कि पिंपल जब फोड़ते हैं तो क्या निकलता है, या पस जब निकालते हैं तो क्या निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर के बारे में। तो हमने कहा कि जैसे कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, पूरा आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक होता है, यहाँ पर म्यूकस पाया जाता है। सेकेंड हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ इन द बॉडी। एग्जाम्पल है एसिड इन स्टमक विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आई, ठीक है। क्या बोला था फिजियोलॉजिकल बैरियर में, हमने बोला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमने बोला था लाइसोजाइम होता है, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए तीसरा हमने बात की है सेलुलर बैरियर्स की। आपने कहा फैगोसाइट डिस्ट्रॉय माइक्रो, फैगोसाइट क्या करे, माइक्रो को डिस्ट्रॉय करे। फॉर एग्जांपल सम डब्ल्यूबीसीज लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल, मोनोसाइट एंड natural killer cells type of lymphocyte in the blood as well as a macrophage in tissue। अब कुछ तो आपने पढ़े, जैसे फैगोसाइट आपने पढ़ा है, मैक्रोफाज आपने पढ़ा है, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर ये जो नेचुरल किलर सेल्स क्या होती हैं। अभी हम इम्यून सिस्टम के टाइप को पढ़ेंगे, तब हम हर प्रकार की सेल्स के बारे में वहां पर देखेंगे। चौथा हमने कहा साइटोकाइन बैरियर आर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स विच सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन। They protect non-infected cells from further viral infections। ठीक है, हमारे पास चार प्रकार की क्या आते हैं यहाँ पर, इनेट इम्यूनिटी जो है वो चार टाइप में डिवाइडेड होती है। ये हमारे पास हम बर्थ होती है, जन्म से हमारे पास होती है। ठीक है, चलिए अब हमने पढ़े ही सब चीजों को, तो अब आप लोग यहाँ पे नोट्स करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ी हैं तो हम जल्दी से यहाँ पे देख लेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड डेवलप ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। आपने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जन्म से ही होगी, लेकिन बाद में क्या होती है, डेवलप होती है। इट इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। आपने कहा कि यहाँ पे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो पैथोजन स्पेसिफिक होगी। इट मीन्स कि अलग अलग जो पैथोजन है उनके लिए अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी होती है, जो कि मेमोरी सेल्स के द्वारा क्या होती है, यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड होती है। ठीक है, इसका मतलब समझे, सिंपल सा मतलब है कि ऐसा नहीं है एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक पैथोजन के लिए अगर बन जाती है तो सभी पैथोजन के लिए बनी है। अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती जाती है, क्योंकि उनके लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनेंगे, उनके लिए अलग अलग मेमोरी सेल बनेंगे। इसीलिए हमने कहा था जब डेंड्रिटिक सेल्स यहाँ पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के पास जाता है तो सारी बी लिम्फोसाइट और सारी टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं होती, उनमें से वही एक्टिवेट होंगी जो उस पर्टिकुलर पैथोजन को मार सकेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा व्हेन इट काउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम it produced response called a primary response which is of low intensity। आपने कहा जब क्या होता है, पैथोजन पहली बार में हमारी बॉडी में एंटर होता है
तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। जो हमारे इम्यून सेल्स का, इम्यून सिस्टम का पहला रिस्पॉन्स होता है उसे प्राइमरी रिस्पॉन्स देते हैं। जो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो इनेट इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, वहाँ पे काम करेगा, इनेट इम्यूनिटी वहाँ पे सबसे पहले काम करेगी, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पे, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि कैसा होगा, लो होता है, मतलब स्लो होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्विकली नहीं होगा, बहुत स्लो वहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। इसीलिए हमने कहा है कि अगर इन्फेक्शन कम है तो इनेट इम्यूनिटी के द्वारा ही इन्फेक्शन रुक जा रहा है, लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तब यहाँ पर क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है और वहाँ पे एंटीबॉडीज बनती हैं। तो आपने कहा फर्दर एनकाउंटर विद सेम पैथोजन प्रोड्यूस्ड हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनाफिलाक्टिक रिस्पॉन्स ड्यू टू द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। आपने कहा जब पहले टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो आपने कहा जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, स्लो था, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स था, पहली बार में क्या था, प्राइमरी रिस्पॉन्स था। अब हमने कहा प्राइमरी रिस्पॉन्स पहले कौन देगा, हमारी जो इनेट इम्यूनिटी है, इनेट जो आपकी सेल्स होती हैं वो देंगी। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है, मेमोरी सेल बनती है। लेकिन ध्यान रखिए, मेमोरी सेल बनेंगी ही बनेंगी ही बनेंगी। तो आपने कहा पहली बार जो रिस्पॉन्स आएगा वो कब आता है, जब पहली बार कोई पैथोजन बॉडी में एंटर हो रहा है। लेकिन सेम पैथोजन अगर दूसरी बार बॉडी में एंटर हुआ तो आपने कहा इस टाइम पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो एकदम क्विक रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मेमोरी सेल्स क्या करती है, तुरंत पहचान लेंगी, एंटीबॉडीज ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट होती है और एकदम से वहाँ पे क्या होता है, फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। इम्यून रिस्पॉन्सेज आर प्रोड्यूस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। अब इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं दो प्रकार के लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से, हमने कहा था टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। आपने कहा बी लिम्फोसाइट और बी सेल्स प्रोड्यूस्ड एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है, प्रोटीन की आर्मी बनाती है जिन्हें आप एंटीबॉडीज कहते हैं। तो एंटीबॉडीज एक्चुअली में क्या है, प्रोटीन होती हैं, ठीक है। तो आपने कहा बी लिम्फोसाइट और बी सेल्स प्रोड्यूस एन आर्मी प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन कॉल्ड एंटीबॉडीज इन ब्लड। कहाँ पर रिलीज होती है, ब्लड में रिलीज होती है, इसीलिए क्या कह रहे हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो आपके पास क्या आते हैं लिम्फोसाइट है वो है टी लिम्फोसाइट, और टी सेल्स हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो टी लिम्फोसाइट का काम क्या है यहाँ पर, एक तो आपने कहा कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल को बनाना, दूसरा बी सेल्स की हेल्प करना एंटीबॉडीज बनाने में। कैसे हेल्प करेंगे, बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल, आईजी होती है। एंटीबॉडीज क्या होती है, इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होती हैं। दीज आर ऑफ 5 टाइप्स, ठीक है। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। कैसे होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने कहा ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, 4, हर एक जो एंटीबॉडी 5 प्रकार की है, ठीक है, और हर एक एंटीबॉडी में आपने कहा 4 प्रकार की क्या होती है, पेप्टाइड चेन होते हैं। दैट इज 2 small called light chain and 2 larger called heavy chain। तो ये इजी है, आपने कहा कि क्या होंगे, इनमें 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, 2 हैवी है और 2 कैसे हैं, लाइट है। Hence an antibody is represented as a H and B, an antibody seems like a Y shaped structure, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर निरूपित करते हैं। चलिए एक बार पढ़िए आप लोग एंटीबॉडीज के बारे में। आपने अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जो यहाँ पे 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो लाइट चेन और हैवी चेन है वो क्या होती हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप और डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो कुछ जो चीज़ें हैं वहाँ पर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को, एंटीबॉडीज उनके टाइप्स क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है, बस पढ़ लेते हैं। आपने कहा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। वैक्सीनेशन है या इम्यूनाइजेशन है वो क्या होता है, जो आपकी मेमोरी सेल्स बन रही हैं उन्हीं पे बेस्ड होता है। Vaccination is the process of introduction of weakened or inactivated pathogens or protein
into a person to provide a protection against a disease। आपने कहा वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन का क्या फिनोमिना होता है, कैसे ये एक्ट करता है, ये हम प्रीवियस जब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, जैसे कि क्लास 8 में आपने यहाँ पे पढ़ा था, उसमें हमने जाना था, ठीक है। और अब आप समझ चुके हैं कि आपका इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, तो अब आप समझते हैं वैक्सीन का मतलब एक्चुअली में है कि आप इनएक्टिव या फिर वीक पैथोजन को अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, जिससे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो, वहां पर मेमोरी सेल बने और एंटीबॉडीज बने, ठीक है। इसी को आप वैक्सीनेशन कहते हैं। क्लियर है? तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी वैक्सीन होती है, तो वैक्सीन में एक्चुअली में होता क्या है, आपने कहा वीक एंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन को आप क्या करते हैं, वहाँ पे बॉडी में डालते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वैक्सीन, यानी कि प्राइमरी जो रिस्पॉन्स होता है, and develops the ability to neutralize pathogens during the actual infection, जो secondary response होता है, that is body become immune to that antigen or infection। तो immunization क्या है? वैक्सीनेशन तो आप समझ गए कि वैक्सीन जो आप लगाते हो वैक्सीनेशन है, तो इम्यूनाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इम्यूनाइजेशन क्या है कि वैक्सीनेशन तो आपने वैक्सीन को इंसर्ट कर दिया बॉडी में, लेकिन जब आपने बॉडी में इंसर्ट किया तो बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि पहली बार पैथोजन आपकी बॉडी में आया है, एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वैक्सीन, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। तो जैसे ही पैथोजन हमारी बॉडी में आया, चाहे वो वैक्सीन के थ्रू आया है और चाहे वो वीक है या चाहे वो क्या है इनएक्टिव है, तो क्या होगा, एंटीबॉडीज यहाँ पे बनेंगी जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा हमारी बॉडी का, एंड डेवलप द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। और जब सच में कोई पैथोजन एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में आएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे उसके रिस्पॉन्स को या उसकी एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। सिंपल सी चीज है कि दूसरी बार पैथोजन हमारी बॉडी में आया, एंटीबॉडी ने उसे किल कर दिया है, जो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। दैट इज द बॉडी बिकम इम्यून टू दैट एंटीजन। तो वो यहाँ पर जो एंटीजन है या इन्फेक्शन है या पैथोजन है, उसके लिए अब हमारी बॉडी कैसी हो गई है, इम्यून सिस्टम वहाँ पे क्या हो गया है, बन गया है उसके लिए। इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस पता है, वैक्सीनेशन क्या है और इम्यूनाइजेशन क्या है, बहुत क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, ये टॉपिक आप बीएससी करेंगे तो भी आपके पास आएगा, अगर आप बायो लेते हैं, आप एमएससी करेंगे और आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो भी आपके पास यहाँ पर ये टॉपिक आता है। तो इसीलिए जो बेसिक से टॉपिक है उन्हें आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ठीक है, in case of requirement of quick immune response like a tetanus infections, performed antibodies are injected into the patient, this is called a passive immunization। कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट की हालत इतनी खराब है कि उसे क्विकली एंटीबॉडीज चाहिए, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज बनी हुई है वो डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है बॉडी में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि पहले जो बॉडी वो एंटीबॉडीज बनाए और तब जाके रोगों से लड़े, ठीक है। इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमने कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज प्रोड्यूस्ड एंटीजन पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजेंस इन बैक्टीरिया और ईस्ट, दिस अलाउड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फ्रॉम ईस्ट एक्सेट्रा। ये जो फिनोमिना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी समझिए वैक्सीनेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एक और रह जाता है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जाके यहाँ पे बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।